नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का SBS कोचिंग सेंटर की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भाषा व व्याकरण का अध्ययन करेंगे। भाषा व व्याकरण का अध्ययन अर्थात उसका सामान्य परिचय हम प्राप्त करेंगे। फ्रेंड्स, जो इसमें आया है शब्द हमारा भाषा। भाषा जो शब्द है वह संस्कृत के भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना। विचार क्या है, पहले इसके बारे में हम जाने। इसको मैं ऐसे समझे, सपोज करिए दो व्यक्ति हैं, एक का नाम ए और दूसरा बी है। ए के दिमाग में क्या चल रहा है यह बी को नहीं पता, और बी के दिमाग में क्या चल रहा है यह ए को नहीं पता। दोनों के दिमाग में क्या है, उनके अपने अपने विचार हैं, यानी ए के विचार के बारे में बी को नहीं पता और बी के विचार के बारे में ए को नहीं पता। जब ए अपनी बात को किसी माध्यम के द्वारा बी तक पहुंचाता है अथवा बी अपनी बात को विचार को ए तक पहुंचाता है, तो यही विचार भाषा का रूप ले लेते हैं। अर्थात विचार भाषा कब बना, जब विचारों का आदान प्रदान हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम अथवा साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति तक अपनी मन के भावनाओं को पहुंचाता है। इस प्रकार फ्रेंड्स, हम यह देखते हैं कि भाषा जो है वो विचारों का आदान प्रदान है, विचार विमर्श है, विचार विनिमय है। अर्थात एक व्यक्ति अथवा समूहों द्वारा जब उसके मन के भावों को किसी दूसरे व्यक्ति अथवा समूहों तक या दूसरे व्यक्ति या समूहों के विचार को प्रथम व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, तो वह विचार भाषा कहलाता है। विचारों का आदान प्रदान भाषा है। फ्रेंड्स, भाषा जो है वह कई माध्यमों से एक दूसरे तक पहुंचती है। अर्थात इस तरह भाषा के तीन रूप हैं। पहला मौखिक,
दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, इसके बारे में हम जाने कि क्या है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में भाषा के आदान प्रदान का माध्यम, जैसे मुख के द्वारा बोल करके, रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, किसी नेता के द्वारा दिया जाने वाला भाषण आदि इसका उदाहरण हो सकता है। अर्थात मुख के द्वारा जब हम बोल करके अथवा सुन करके, यानी एक व्यक्ति इसमें बोलता है, बोलकर अथवा सुनकर जब हम अपनी भावनाओं को, जब विचारों को व्यक्त किया जाता है तो वह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरा जो रूप है वह है लिखित भाषा। लिखित भाषा में भाषा के विनिमय का माध्यम लिखकर अथवा पढ़कर किया जाता है। जैसे लेखक अपने विचारों को किताबों में लिखता है और हम उसे पढ़ करके उसके विचारों को प्राप्त करते हैं, यानी वह अपनी विचार को लिखित माध्यम द्वारा हम तक पहुंचाता है। इस प्रकार लिखित भाषा का जो आदान प्रदान होता है वह लिखकर और पढ़कर किया जाता है। जैसे इसके उदाहरण है, किताब है, पत्र पत्रिका है, समाचार पत्र है। तीसरा जो रूप है भाषा का वह सांकेतिक माध्यम है। सांकेतिक माध्यम में, सांकेतिक भाषा में जो भाषा का विनिमय का माध्यम होता है वो संकेत होता है, संकेत अथवा इशारे। संकेत या इशारों के द्वारा, जैसे कभी ऐसा आता है कि हम ताली बजा करके अपनी खुशी जाहिर करते हैं, अथवा गूंगे जो होते हैं वो संकेत के माध्यम से अपनी बातों को व्यक्त करते हैं। सड़क पर खड़ा जो ट्रैफिक सिपाही होता है, ट्रैफिक जो कर्मी होता है, वह क्या करता है कि अपने हाथों के द्वारा इशारे करता है कि वाहनों को रोका जाए अथवा आगे बढ़ाया जाए। तो सांकेतिक भाषा के अंतर्गत जो माध्यम होता है विचार विनिमय का वह संकेत होता है। कि व्याकरण के दृष्टिकोण से हम केवल मौखिक और लिखित भाषा का ही अध्ययन उसके अंतर्गत करते हैं, सांकेतिक भाषा का नहीं। फ्रेंड्स, सांकेतिक भाषा का अध्ययन क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि सबसे पहले तो ये जाने कि जो भाषा है, भाषा का मतलब ये होता है कि स्पष्ट रूप से कोई अर्थपूर्ण ध्वनि जिसका कोई मतलब हो, उसी का अध्ययन हम भाषा के अंतर्गत करते हैं। सांकेतिक भाषा में हमें कोई भी, अगर कोई चाहे इशारा करता हो अथवा कोई मुख से आवाज निकालता हो, उसका कोई ना तो उसको स्पष्ट रूप से हम पढ़ सकते हैं, ना उसका कोई मतलब निकल सकता है। अतः इस तरह से सांकेतिक भाषा जो है वो ग्रामर की यानी व्याकरण की दृष्टि से
बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, अतः हम केवल मौखिक और लिखित भाषा का ही अध्ययन व्याकरण में करते हैं। उसके बाद हम आते हैं, अगला जो पॉइंट है हमारा, इसके अंतर्गत हम देखते हैं भाषा की विशेषता क्या है। यानी भाषा अपनी किस प्रकार की विशेषता को रखता है। तो इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है हमारा, भाषा जो है एक अर्जित संपत्ति है। वह कैसे? तो बोलने की योग्यता जो होती है वह जन्मजात होती है, लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इसको हम समाज में रहकर ही सीखते हैं। अर्थात इसको हम समाज में रह करके अर्जित करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वह है हमारा अगला, वह है सामाजिक प्रक्रिया। तो पहले पॉइंट के अंतर्गत ही हम देखते हैं कि भाषा को हम कहाँ सीखते हैं? समाज में। अर्थात समाज में रहकर ही भाषा का अर्जन किया जा सकता है, अतः भाषा जो है वो सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि समाज में रह करके हम धीरे धीरे क्या करते हैं? भाषा को अर्जित करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि यह जो है उसको कहा जाता है कि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। अंतिम स्वरूप नहीं, कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, अर्थात यह निरंतर परिवर्तनशील है। अंतिम स्वरूप न होने के कारण ही भाषा दिनों दिन क्या होती है? परिवर्तित होती है। अगर इसका कोई अंतिम स्वरूप होता तो फिर भाषा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आज जैसे इस चीज को हम यहाँ समझे कि सर्वप्रथम जो हमारी मूल भाषा थी वो संस्कृत थी। संस्कृत का रूप परिवर्तित हुआ पाली में, पाली का रूप परिवर्तित हुआ प्राकृत में, प्राकृत का रूप परिवर्तित हुआ अपभ्रंश में, और अपभ्रंश हमारा परिवर्तित होकर हिंदी का रूप लिया। इस तरह से निरंतर परिवर्तित होती रही हमारी भाषा। तो इस प्रकार भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, और इसी तरह से इसके अंतर्गत एक और पॉइंट हम जोड़ लें, अर्थात परिवर्तनशील। निरंतर हम देख रहे हैं कि भाषा में परिवर्तन हो रहा है, अतः भाषा जो होती है वो परिवर्तनशील होती है। अगला पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वह है इसका मानक स्वरूप। माना कि भाषा हमारी परिवर्तनशील नहीं है, अर्थात इसका कोई अंतिम परिवर्तनशील है यानी अंतिम स्वरूप नहीं है, फिर भी इसका मानक स्वरूप है। मानक स्वरूप क्या है? अर्थात भाषा को लिपिबद्ध करना। भाषा का एक जो फिक्स यानी इसके वर्णों की जो फिक्स लिपि होती है, अर्थात और ध्वनि को ही हम ऐसे लिखेंगे यह तय है, इसके अलावा आ को हम किसी दूसरे रूप में नहीं लिख सकते हैं, और यही फिक्सेशन जो है वो क्या कहलाता है? भाषा का मानक स्वरूप कहलाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है अगला, वह हमारा इसका स्वरूप अंतिम देखें, वह है हमारा कठिन से सरल।
प्रकृति होती है वह क्या होती है? कठिन से सरल होती है। क्यों होती है? आज हम व्याकरण का अध्ययन करने जा रहे हैं। अभी कुछ नहीं हम पढ़े तो हमें भाषा का व्याकरण बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे भाषा व्याकरण के अंतर्गत हम वर्णों का, शब्दों का, वाक्यों का अध्ययन करेंगे, वैसे ही धीरे धीरे भाषा पर हमारा अधिकार होते जाएगा और इस तरह से हमें हमारी भाषा कठिन से सरल लगने लगेगी। अतः भाषा की जो प्रकृति होती है वह कठिन से सरल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट हम देखें। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं कि भाषा सीखने में जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अर्थात भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिकों ने कुछ अपना दृष्टिकोण दिए, अर्थात इसको हम कह सकते हैं भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो भाषा सीखने में जो बहुत बड़ी अर्थात बहुत ही अहम भूमिका जो निभाता है वह है जिज्ञासा। दूसरा अनुकरण और तीसरा अभ्यास। फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है व्यक्ति का जिज्ञासु होना, किसी चीज को सीखने के लिए तत्पर रहना। अगर भाषा वैज्ञानिक जो थॉर्नडाइक हैं, उन्होंने इस संदर्भ में एक बात बताई है कि किसी घोड़े को हम नदी तट तक अथवा तालाब तट तक ले तो जा सकते हैं, किंतु उसको जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते जब तक कि उसे प्यास न लगा हो। अर्थात एक शिक्षक क्लास में पढ़ा तो सकता है, लेकिन बालकों को तब तक नहीं सिखा पाता जब तक कि बालक के अंदर जिज्ञासा न हो वह उस चीज को सीखने के प्रति। अर्थात विद्यार्थी को, सीखने वाले को जिज्ञासु होना पड़ेगा, तब जाकर के वह कोई चीज सीख सकता है। भाषा को सीखने में पहला जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है वह है जिज्ञासा, अर्थात जानने की इच्छा रखना। जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति ही किसी चीज को सीख सकता है। दूसरा जो पॉइंट, अगला पॉइंट है वह है हमारा अनुकरण। अनुकरण का मतलब यह है कि हम जानने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जानने की इच्छा के बाद अब हम क्या करते हैं कि क्लास में हमारे शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, उस चीज का हम अनुकरण करते हैं। अर्थात किस तरह से, किस प्रकार से वह उसका उच्चारण कर रहे हैं और फिर उसका हम क्या करते हैं, उसका लेखन कार्य करते हैं। अर्थात अनुकरण के दो रूप हैं, पहला तो उच्चारण और दूसरा लेखन। अर्थात व्यक्ति किस प्रकार बोल रहा है उसको हम पहले ध्यान देते हैं और फिर उसको हम लिखते हैं, वह किस प्रकार लिख रहा है। जैसे कोई माँ बच्चे को निरंतर, नवजात शिशु को या कुछ महीनों के उपरांत वह सिखाती है कि बेटा माँ माँ बोलो, पापा पापा बोलो, तत्काल तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे बच्चा अपनी माता को देख करके कि वह क्या शब्द बोल रही है उसका अनुकरण करते करते वह धीरे धीरे माँ अथवा पापा शब्द बोलना सीख जाता है। तीसरा जो बहुत ही अहम रोल है वह है भाषा को सीखने में अभ्यास का। अभ्यास के संदर्भ में एक बहुत ही अच्छा दोहा प्रचलित है
कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसली आवत जागते सिल पर पड़त निशान। बहुत ही मंद बुद्धि का बालक वह निरंतर अभ्यास से बहुत कुछ हासिल कर सकता है। अर्थात क्लास में बहुत ही तीव्र दिमाग वाला बालक ना हो, वह बहुत ही सामान्य बुद्धि का बालक हो। सामान्य बुद्धि रखते हुए भी अगर बालक अभ्यास करता है निरंतर किसी चीज का, तो निसंदेह वह उस चीज पर अपनी पकड़ बना लेगा। अर्थात अभ्यास का भी भाषा को सीखने में बहुत बड़ा रोल होता है, योगदान होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा सीखने के जो दृष्टिकोण है उसमें पहला जो है वह है जिज्ञासा, दूसरा है अनुकरण और तीसरा है अभ्यास। फ्रेंड्स, ये तो हुआ भाषा की उत्पत्ति, भाषा के रूप, भाषा की विशेषता और भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब भाषा को सीखने का क्रम, अगला जो पॉइंट हम देखेंगे वह है भाषा सीखने का क्रम, जिसको हम कह सकते हैं भाषा कौशल। भाषा कौशल जिसको हम कहते हैं भाषा सीखने का जो क्रम होता है। कैसे सीखते हैं? इन क्रम में हम भाषा को सीखते हैं तो पहला जो कौशल है वह सुनना, उसके पश्चात बोलना, उसके पश्चात पढ़ना और तब लिखना। इस क्रम में हम भाषा को सीखते हैं, जिसे हम भाषा कौशल के नाम से भी जानते हैं। तो पहला कौशल जो हमारा वो क्या है? श्रवण कौशल। शिक्षा में इसकी उपयोगिता को हम देखते हैं। तो भाषा कौशल पहला जो क्रम है वह सुनना, फिर बोलना, उसके पश्चात पढ़ना और फिर हमारा लिखना आता है। पहले हम किसी चीज को सुनते हैं, फिर बोलते हैं, उसके बाद उस पर को पढ़ते हैं और फिर जाकर हम उसको लिखते हैं। अब इसके बाद भाषा व व्याकरण के अंतर्गत जो हमारा नेक्स्ट बिंदु है वह है व्याकरण। फ्रेंड्स, जो व्याकरण है हमारा वह बी प्लस आ प्लस करण से मिलकर बना है, जिसमें बी आदो उपसर्ग है और करण मूल शब्द, जिसका अर्थ होता है किसी भी चीज को भली भांति जानना। व्याकरण का क्या अर्थ होता है? किसी चीज को भली भांति जानना, अच्छी तरह जानना। अच्छी तरह जब जानेंगे जब उसको उसके नियमों के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी होगी। फ्रेंड्स, व्याकरण भाषा को अस्थायित्व प्रदान करता है। क्यों करता है? भाषा जो हमारी है वह परिवर्तनशील है, निरंतर उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। व्याकरण उसके परिवर्तन को अस्थायित्व प्रदान करता है। जो बार बार भाषा हमारी परिवर्तित होती है, क्षेत्र विशेष में जाकर के उसकी बोली भाषाओं में जो अंतर दिखाई देता है, उसी चीज को व्याकरण क्या करता है? रोकता है। कैसे रोकता है? तो उसे नियमबद्ध तरीके से बता करके कि उस भाषा को लिखने का क्या नियम है। तो व्याकरण से हम क्या करते हैं? किसी भाषा को उसके शुद्ध शुद्ध बोलने, भाषा के शुद्ध
लिखने और शुद्ध पढ़ने के बारे में बताता है। क्या करता है भाषा? व्याकरण क्या करता है? व्याकरण उस भाषा का शुद्ध रूप में लिखना, उसका पढ़ना और तत्पश्चात उसके प्रयोग के बारे में हमें बतलाता है। भाषा को क्या करता है? वह नियमबद्ध तरीके से रखता है, स्थायित्व प्रदान करता है हमारा व्याकरण। तो व्याकरण के बारे में परिभाषा है कि व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध लिखने, शुद्ध पढ़ने और उसके शुद्ध प्रयोग के बारे में बताता है। अब फ्रेंड्स, व्याकरण के अंतर्गत जो चीज हम पढ़ते हैं, जो जानकारी हम हासिल करते हैं, वह क्या है? तो उसको व्याकरण के अंग के रूप में हम जानते हैं। इस तरह से व्याकरण के जो अंग हैं, मुख्य रूप से वो 3 हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। वर्ण की लिपि क्या है, उसके सिंबल क्या है, वर्ण के प्रकार क्या हैं, उसके उच्चारण कैसे हैं, इन सब बातों का अध्ययन हम वर्ण विचार के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है शब्द विचार, उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? शब्दों के बारे में, शब्द रचना, शब्द की उत्पत्ति, शब्द के प्रकार आदि का हम अध्ययन करते हैं। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसमें वाक्य की रचना, वाक्य भेद, उसी के अंतर्गत हम रस छंद आदि का अध्ययन करते हैं। और इस प्रकार व्याकरण के तीनों अंगों का, पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार का अध्ययन करने के पश्चात ही हम कह सकते हैं कि हमने व्याकरण पर अपनी पकड़ बना ली है, भाषा पर अपनी पकड़ बना ली है। इन तीनों का अध्ययन करने के पश्चात ही, इसके उपरांत ही कोई भाषा पर अपनी पकड़ बना सकता है, क्योंकि तीनों जो हैं वह एक दूसरे से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जो हमारा सबसे पहला व्याकरण का अंग है वह है वर्ण विचार, और इसी वर्ण विचार के अंतर्गत हमारा अगला जो टॉपिक होगा वह होगा वर्णमाला। वर्णमाला का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।